जी बिल्कुल, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बट वो नेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे मैं कैटलिस्ट हूँ तो मैं आपके रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मेरा रोल नहीं है। अगर मैं नहीं रहूँ, आपके टीचर्स ना रहे, आपके प्रोफेशनल सामने ना हो, तो आपका रिएक्शन तब भी होएगा, अगर होने वाला है तो हो सकता है, बट वो स्लो होगा, उसका रेट काफ़ी कम होगा। बट मेरे प्रेजेंस से वो रेट तेज होता है, स्पीड बढ़ती है, आपकी कैलकुलेशन की या सोचने की थॉट प्रोसेस आपकी अच्छी होती है। तो कैटलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, बट नेट रिएक्शन में मेरा कोई पार्टिसिपेशन, फाइनल एग्जाम के दिन तुम्ही को पेपर देना, तो नेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। कैटलिस्ट बेसिकली करता क्या, वो किसी रिएक्शन में आता है और समझो अच्छे से, वो रिएक्शन में आता है, रिएक्शन के रास्ते को वो बदल देता है। समझ रहे हो ना, पॉइंट को फिगर आउट करो। जैसे आपको मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तब भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप हो सकता है कि अपने सीखने के जो रास्ते हो वो अलग बना रहे हो, अलग अलग जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा रहे हो, अलग अलग मेथोडोलॉजीज अप्लाई कर रहे हो। बट एक टीचर के आने के बाद क्या होता है, आपका वो रास्ता चेंज होता है, सोचने का तरीका बदला जाता है। अरे मैं तो यहां लगा रहा था, अच्छा सर ने बताया ये वाला ऐसे लगाना। तो बहुत सारे रास्ते हो सकते थे वहां तक पहुंचने के, प्रोडक्ट तक, डेस्टिनेशन तक। बट एक कैटलिस्ट का काम क्या होता है, उनमें से लंबे रास्तों को नहीं, छोटे रास्तों को अपनाना। तो अलग अलग कैटलिस्ट अलग अलग तरीके से काम कर सकता। जरूरी नहीं कि एक रिएक्शन में एक ही तरह का कैटलिस्ट यूज हो, दूसरा भी कैटलिस्ट दूसरे टीचर भी यूज हो सकते हैं। और सबका पाथ क्या होगा, लेंथ, पाथ का लेंथ अलग अलग, मतलब रिएक्शन का रेट अलग अलग। तो एक कैटलिस्ट आने से क्या हो रहा है, आपका रिएक्शन का पाथ, रास्ता छोटा हो रहा है। मतलब इसको क्या हुआ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी रिएक्शन के लिए उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, तो उसको वो मिनिमाइज करता है कैटलिस्ट का प्रेजेंस, दूसरा रास्ता फॉलो करता है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। बट नेट रिएक्शन में उसे क्या होता है, बाहर होना होता है। मतलब कैटलिस्ट खुद आता है, वो भी रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है और एक नया रास्ता तैयार करता, और बड़ा कि छोटा, छोटा रास्ता तैयार करता। क्लियर हो गया, और फिर फाइनल प्रोडक्ट पहुंचते पहुंचते वो बाहर हो जाता। क्लियर हो गई चीजें। तो आप बोलोगे कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, नेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट, नेट वर्ड लग जाए, ओवरऑल वर्ड लग जाए, तब वो पार्टिसिपेट नहीं करता। स्टार्ट किया जाए स्टोइचियोमेट्री एंड स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। हालांकि पिछले क्लास में हमने स्टोइचियोमेट्री स्टार्ट कर दिया था, लास्ट जो हमारा क्लास था, बट ठीक है, पिछले दिन मोलर कैलकुलेशंस हमने टॉपिक का नाम दिया था, आज क्लियरली नाम दिया जस्ट स्टोइचियोमेट्री एंड स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, मोल एनालिसिस। मतलब इस पार्ट में अपन क्या करने जा रहे हैं, किसी रिएक्शंस, पिछले टॉपिक में मैंने क्या लिखा था टॉपिक पिछले क्लास में, याद करो, मोलर कैलकुलेशंस इन केमिकल इक्वेशंस, वही वाला पार्ट है, स्टोइचियोमेट्री ही है, तो स्टोइचियोमेट्री को ही मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। इसमें तीन तरह के रिएक्शंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तीन तरह के केसेस फेस करने हो सकते हैं। पहला, एक वैसा रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन जिसमें आपको मोल एनालिसिस करना है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। मोल एनालिसिस मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मोल्स के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश हमें करने हैं। एक ऐसा केस जो सिंगल रिएक्टेंट का हो, कितना रिएक्टेंट, और उस सिंगल रिएक्टेंट का हो, तो ऐसा कौन सा रिएक्शन हो सकता है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट है भाई, ऐसा कौन सा केमिकल इक्वेशन हो सकता है, कोई दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है, क्या रिएक्टेंट एक ही हो, बिल्कुल हो सकता है, हाँ एग्जैक्टली, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई भी सब्सटेंस जब टूटेगा तो एक ही सब्सटेंस ना टूटेगा, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक सिंगल रिएक्टेंट का केस हो सकता है। तो एक वहां मोल एनालिसिस कर सकते हो, जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को आपने सैकड़ों दफा तोड़ा, CaO + CO2। सेकेंड, ऐसा हो सकता है कि मोर देन वन रिएक्टेंट हो,
मोर देन वन रिएक्टेंट में दो तरीके की कहानी हो सकती है, तो उसको केस थर्ड बना लो, एक दूसरे तरीके की कहानी। क्या? एक ऐसी कहानी कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो लोग, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन किसी एक सिंगल कंपोनेंट का आपको दिया जाए। किसका दिया जाए? सिंगल कंपोनेंट का, या तो वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया जाए। किस तरीके का इंफॉर्मेशन? माँ बाप का नाम नहीं, उसके अमाउंट के बारे में, उसके मोल्स के बारे में, एक सिंगल रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दे। लेकिन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी का भी एक सिंगल कंपोनेंट का इंफॉर्मेशन दे। लेकिन ये केस मैंने क्या बोला? एक से ज्यादा रिएक्टेंट का कि कम रिएक्टेंट का? एक रिएक्टेंट या एक से ज्यादा का? एक से ज्यादा का। अब एक दूसरा केस हो सकता है जहां पर आपको एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, बट इस बार आपको इंफॉर्मेशन कम से कम दो रिएक्टेंट की दी जाएगी। रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट वाली नहीं मैं कह रहा हूं। पिछले वाले में मैंने बोला किसी एक का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता। अभी वाले में मैंने क्या बोला? दो का देगा, बट दोनों किसका देगा? रिएक्टेंट का। ये वाला मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, और ऐसे केस में आप ये देखोगे कि पहले कौन खपत हो रहा, क्योंकि दो रिएक्टेंट में कोई एक पहले अगर समाप्त हो गया तो रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगी। भले ही अमाउंट दूसरे का बाकी रह जाएगा, बट रिएक्शन आगे कैरी आउट हो पाएगा क्या? नहीं। तो मोल मोल एनालिसिस स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में अपन तीन तरह के केस डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला केस, केस ऑफ सिंगल रिएक्टेंट। दूसरा केस, केस ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट, जहां पर इंफॉर्मेशन अपने को मालूम होगी एक सिंगल रिएक्टेंट की या कंपोनेंट की। कंपोनेंट वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। और तीसरा केस हमने क्या बोला? एक से ज्यादा रिएक्टेंट का केस, और उसमें आपको इंफॉर्मेशन भी दिया जाएगा दो का, एक से ज्यादा रिएक्टेंट का, लेकिन रिएक्टेंट का दिया जाएगा, प्रोडक्ट का नहीं दिया जाएगा। ठीक है? उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? हाँ, हमें यह ढूंढना पड़ता है कि कौन ऐसा रिएजेंट है जो पहले लास्ट कर जाएगा, कंज्यूम कर जाएगा। उसे बोलते हैं अपन लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि रिएक्शंस उसी से कंट्रोल होगा। मान लो कि आपको H2 प्लस O2 दिया और प्रोडक्ट बन गया H2O। अब मान ले कि H2 भी बहुत सारा अमाउंट दिया, कुछ 100 ग्राम दे दिया इस तरीके से, और O2 भी बहुत सारा अमाउंट दिया, 200 ग्राम दे दिया। तो अगर आपको H2O का अमाउंट पूछा जाए कि कितना बना, तो बेटा ऐसा नहीं कर सकते हो कि H2 उठा लिया 100 ग्राम दिया तो इससे कितना H2O बनेगा, या O2 इतना दिया तो कितना H2O बनेगा। हमें देखना क्या पड़ेगा? दोनों में से कौन पहले खत्म हो गया। जो पहले खत्म हो गया, दूसरे के बारे में हमें उसी के हिसाब से उसका कंजम्पशन करना, क्योंकि पहले मैं समाप्त हो रहा हूं तो रिएक्शन कंट्रोल मेरे से होगा। तो जो रिएजेंट पहले उसकी कंजम्पशन पूरी हो जाएगी, ऐसे रिएजेंट को बोला जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। अपन उसमें आएंगे, तो यहां पे पहले मैं डिस्कस कर दूं। तो मैंने बोला कि ये जो आपका स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन है, ये मैं तीन तरीके के केसेस में डिस्कस करने वाला हूं। पहला, केस ऑफ सिंगल रिएक्टेंट। कह सकते हो बेटा लाइक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा केस ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट, लेकिन हमने क्या बोला? विथ गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल कंपोनेंट। इसमें कभी कभी रिएक्शन का और कभी रिएक्टेंट का और कभी प्रोडक्ट का, दोनों में से किसी का भी इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। सिंगल कंपोनेंट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट,
ठीक है। और तीसरा बेटा हमने बोला ये भी है केस ऑफ more than one reactant with given information of more than one reactants। क्या बोला हमने? विथ गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट्स। ये जो केस होगा बेटा, इसमें जो इसकी मोल मोल एनालिसिस होगी, मोल मोल एनालिसिस इज डिस्क्राइब्ड with the help of limiting reagent। अब सर ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ये सीखोगे थर्ड केस में। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ गई? तीन तरीके का केस अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। केस ऑफ सिंगल रिएक्टेंट, केस ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट्स और केस ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट्स। यहाँ पर एक सिंगल कंपोनेंट का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और उसी के हिसाब से सारे के मोल्स को कैलकुलेट करने हमें कि किसके कितने लगे या किसके कितने बने। और यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी और हमें उसमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब वो लिमिटेड अमाउंट में। लिमिटेड अमाउंट का मतलब क्या है? अमाउंट कम होना, क्या नहीं, कौन पहले खत्म हो गया, हो सकता है उसका अमाउंट ज्यादा हो बट उसका रेट ऑफ कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा हो, तो ऐसी चीजें क्या कहलाएंगे बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर हो गई चीजें? चला जा। तो पहले मैं डिस्कस करता हूं केस ऑफ सिंगल रिएक्टेंट। ठीक है, चलो चीजों को तो समझ गए, इसमें तो कुछ है नहीं। एक सिंगल सब्सटेंस, उसको टूट के एक से ज्यादा सब्सटेंस में जाना है और आपको या तो मोल या अमाउंट बता दिया जाएगा कि हमने रिएक्टेंट इतना ग्राम लिया, तो बताओ प्रोडक्ट कितना ग्राम, कितने मोल्स, कितने वॉल्यूम आएंगे। या फिर क्या किया जाएगा, इस सब्सटेंस को हमने डिकम्पोज किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने डिकम्पोज किया, तो अपना CO2 आया 22 ग्राम। तो 22 ग्राम CO2 लाने के लिए बताओ कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का रिक्वायरमेंट था। या CO2 जो आया वो 11.2 लीटर आया, STP पर उसका कैलकुलेशन किया गया, तो बताओ कैल्शियम कार्बोनेट कितना लिया गया। तो इसमें क्या हुआ, एक सिंगल सब्सटेंस एक से ज्यादा चीजों में टूट रहा है और इंफॉर्मेशन या तो कभी रिएक्टेंट का दे दिया या प्रोडक्ट का दे दिया। तो थिंक इट, ऐसे रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? ऐसे रिएक्शन में मतलब इस तरह में स्टोइचोमेट्री क्या लग रही है, अमाउंट के बारे में क्या कैलकुलेशन हो रहा है कि ये एक सैचुरेटेड रिएक्शन, जो भी रिएक्टेंट, जो भी हमारा सब्सटेंस है, उसका डिकम्पोजिशन पूरा हुआ है या नहीं हुआ, क्या मानना पड़ेगा? पूरा हुआ है। अगर हमने बोला कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, उसे हीट किया जा रहा है, तो कितना ग्राम CO2 आएगा या कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड आएगा? तो आपने क्या कंसीडर करना कि पूरा का पूरा 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिटरली टूटेगा। समझ रहे हो ना? मतलब एक तो सब्सटेंस को प्योर लेना है पहले, इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, ऊपर से ये भी मानना है कि ये सारा का सारा डिकम्पोज करेगा। प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में जब आप काम करते हो तो ऐसा नहीं होता है। कि होता है? नहीं होता। आपका सब्सटेंस का एक बार प्योर नहीं होता है और कई बार आपका डिकम्पोजिशन या रिएक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, आपका रिएक्टेंट बच जाता है किसी वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, या आपने उतना प्रेशर, या मशीनरी सेटअप में कोई प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अभी तक आप जो कर रहे हो कि आइडियलिस्टिक काम कर रहे हो, आगे चल के धीरे धीरे इसमें एक ऐसे भी कंडीशन इंपोज किए जाएंगे कि चीजें आइडियल है या नहीं है, नहीं है, तो क्या करोगे? जैसे अभी गैसेस स्टेट आप लोग पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या चल रहा है अभी, चीजें आइडियल और चीजें बोली जाती हैं कि नॉन आइडियल है, मतलब रियल गैस रियली कैसा बिहेव करता है, कोई गैस किस
कंडीशन पर आइडियल बिहेव कर सकता है? क्या सारे कंडीशन पर, सारे टेम्परेचर प्रेशर पर आप लगा सकते हो पीवीएनआरटी? नहीं लगा सकते। तो खैर एनीवेज, तो हमें एक आइडियल सिचुएशन लेके अभी चलना। तो इसमें एक लाइन पहले ये लिख दूंगा कि reactant is assumed to be pure and decomposed with 100% efficiency. क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं और अच्छे से क्लैरिटी बढ़ेगी। चलो लगा दो क्वेश्चन। अरे नंबर क्या लिखना है, करते जाओ ना, जहां मन भर जाए वहां छोड़ देना। जब लगे कि अब नहीं करना सर तो बोल दिया करो। आप लोग थकते भी तो बहुत जल्दी हैं। हाँ, क्वेश्चन देखने के बाद बुखार आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब बनाना पड़ेगा, तो कॉपी निकाल लें आप। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ रेसिड्यू obtained when 55.2 gram of silver carbonate is heated. Full stop. Also calculate volume of gas evolved calculation is considered at STP. Calculate amount of residue obtained when 55.2 gram of silver carbonate, ठीक है, उसको हीट किया जा रहा। जरा ध्यान दो, ध्यान दो, किस चीज को हीट किया जा रहा है? सब्सटेंस क्या आपका? सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट को तो आपने खूब हीट किया, CO प्लस CO2। तो आपके दिमाग में चीजें आ रही होंगी सबसे पहले। अब आप यहां गलत कर लोगे, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ी इनऑर्गेनिक इन्फ्यूज करवा दी जाए ना, तो आपका बंटाधार है। फिर आपके सारे ज्ञान परे रह जाएंगे और इनऑर्गेनिक अपना काम चुपके से कर जाएगा। इसीलिए इनऑर्गेनिक का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे नॉर्मली अगर आप इस क्वेश्चन को बना रहे हो, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि पेन रोक लो, बना लो, तो आप क्या बना लिया आपने? Ag2O प्लस CO2 बनाया। अब आप इसको क्या कर लोगे? पहले बैलेंस करोगे, तभी तो पता चलेगा कि कितने मोल से कितना मोल क्या आ रहा। तो बैलेंस करने के लिए आप लगाओ, सिल्वर 2 है, कार्बन 1 है, बैलेंस्ड है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। अब अमाउंट ऑफ सिल्वर कार्बोनेट हैज गिवन एज 55.2 ग्राम। तो बेटा इसके एक मोल से, मोल एनालिसिस, मोल इसके एक मोल से इसके एक मोल आ रहे हैं और इसके भी एक मोल बन रहे हैं। यह रिलेशनशिप हमने क्या पढ़ाया था, याद करो, याद है आपको? मैंने रिएक्शन क्या किया था? ए अगर जा रहा है बी प्लस सी में, या मान लो कि ये भी नहीं, अगर ये मान लो कि ए प्लस बी है और जा रहा है सी प्लस डी में, और यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, यहाँ एम है, तो हमने क्या किया था? मोल्स ऑफ ए बाई एक्स इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बाय इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बाय, इसी को आप क्या बोलते हो? मोल एनालिसिस। यही हमारा रिएक्शन का मोल एनालिसिस हो गया इक्वेशन का। तो इसी से आप ए का, बी का, सब का मोल निकाल सकते हो कि किसकी कितने के लिए कितने की जरूरत है।
तो आप यहाँ पे वहां उससे भी कर सकते हो, या अभी तो बहुत सिंपल है, 1111 दिख रहा है, तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं। तो कितने मोल्स आएंगे बेटा? 55.2 डिवाइडेड बाय सिल्वर 108, याद तो होगा नहीं, पता नहीं कब होगा। सिल्वर क्या मोलर मास 108 इंटू 2 216 और प्लस 60 ना 60, तो कितना आ गया बेटा? 55.2 डिवाइडेड बाय 276, 276 देखो तो क्या डबल है? क्या डबल है? तो इसका मतलब इक्वल्स टू 0.2 मोल्स। 0.2 मोल्स किसका आया? तो इसका मतलब इसका मोल्स कितना बनेगा? 0.2, और इसका भी मोल कितना होएगा? अब बेटा इसका हमने आपसे पूछा रेसिड्यू का वेट, तो रेसिड्यू का वेट क्या निकाल लोगे? 0.2 इंटू, अब फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे, मोलर मास हो गया 216 प्लस 16 मतलब 232 इक्वल्स टू कितना आ गया? अब डबल कर दोगे तो 4.64 ग्राम ना। बोलो समझ में आई चीजें? किसी को कोई डाउट है? ये गलत है। क्यों? हमने इसमें थोड़ा इनऑर्गेनिक फ्यूज किया हुआ है, थोड़ा हमने क्या फ्यूज किया हुआ? इनऑर्गेनिक। कहां पे क्या इनऑर्गेनिक फ्यूज किया? एक्चुअली जो आपका डिकम्पोजिशन है ना, वो डिकम्पोजिशन गलत लिखा हुआ है। एक्चुअली जब सिल्वर, ध्यान से देखो, यूजुअली जब मेटल कार्बोनेट को हीट करते हो तो इससे क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। यहां सारे मेटल्स इस हिसाब से टूटते हैं, क्लियर है? सारे मेटल्स एक्सेप्ट नो एल्कली मेटल। कौन नहीं टूटेगा? लेकिन लिथियम नहीं, लिथियम टूटेगा। क्या मतलब हुआ? मैंने बोला कि एल्कली मेटल के जो कार्बोनेट होते हैं उनको आप कितना भी हीट कर लो वो मेल्ट कर जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। लेकिन कौन टूट सकता है? लिथियम, वो ऑर्डिनरी की तरह काम करे। तो पहले सारे कार्बोनेट को आप तोड़ लो, तो अगर आपसे बोला जाए कि 50 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को हीट करने पर कितना ग्राम रेसिड्यू आएगा? 50 ही ग्राम आएगा। कि मोल मोल एनालिसिस लगा लोगे तो इनऑर्गेनिक इन्फ्यूज करने पर क्वेश्चन का टेस्ट चेंज हो सकता है। बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही डिफरेंस होते हैं। बोर्ड एग्जाम बहुत जनरल और सिंपल चीजों को उठाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम चेक करता है कि आप कहां कहां गलतियां करते हैं, और वो जानबूझ के वैसी ही चीजों को पकड़ता, बोलते हैं ना नब्ज पकड़ना। तो सोडियम कार्बोनेट टूटेगा या नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा भाई साहब। लेड कार्बोनेट रहा तो टूटेगा, PbO प्लस CO2, समझ रहे हो ना? सोडियम कार्बोनेट रहा तो नहीं टूटेगा, नो डिकम्पोजिशन। कॉपर कार्बोनेट रहा तो टूटेगा, CuCO3 टूटेगा बेटा, CuO प्लस CO2, सारे कार्बोनेट्स टूटेंगे, डिकम्पोज होंगे, क्लियर है? लिथियम कार्बोनेट भी रहे इवन, वो भी डिकम्पोज होएगा। क्या प्रोडक्ट आएगा बेटा? Li2O प्लस CO2। लेकिन कौन नहीं टूटेगा? एल्कली मेटल का कार्बोनेट। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आ जाओ। क्या अभी सिल्वर वाली बातें रही है। सिल्वर प्लस और मर्क्यूरी 2 प्लस, मर्क्यूरी, इन दोनों के कार्बोनेट डिकम्पोज होके मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2 में जाते हैं। किस में डिकम्पोज होते हैं? मेटल प्लस। हाँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि ये जो बनेगा सिल्वर ऑक्साइड ये अनस्टेबल होता है। बेटा मेटल ऑक्साइड काफी स्टेबल होते हैं, मेटल ऑक्साइड कभी डिकम्पोज नहीं करता, कभी भी मेटल ऑक्साइड डिकम्पोज नहीं करेगा। मतलब कभी नहीं, मतलब कभी नहीं।
किसी भी मेटल ऑक्साइड को तोड़ के मेटल और ऑक्सीजन नहीं बना सकते हो, ये इजी प्रोसेस नहीं है। आपके सिलेबस में तो कम से कम कभी नहीं होगा। क्या बोला हमने? कोई भी मेटल ऑक्साइड को तोड़ के क्या नहीं बनाना है कभी भी? मेटल प्लस ऑक्सीजन। कभी डोंट डेयर टू थिंक अबाउट इट, कभी नहीं कि उसको तोड़ देना हमें मेटल प्लस ऑक्सीजन में, पहला पॉइंट। लेकिन सिल्वर ऑक्साइड और मर्क्यूरी ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये दोनों अनस्टेबल है, इसलिए ये दोनों टूट जाते हैं इजीली। सिल्वर ऑक्साइड 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टूट जाते हैं और सिल्वर प्लस ऑक्सीजन में बेटा कन्वर्ट कर जाएगा, और HgO अराउंड 400 पर ये भी डिकम्पोज कर जाएगा और ये Hg प्लस O2 में डिकम्पोज कर जाएगा। समझ में आई चीजें? सिल्वर ऑक्साइड का कलर बेटा ब्राउन होता है और HgO का कलर येलो होता है। मुझे पता आपको याद रहने वाला है नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, आपके काम का है सारा यूज का। इसीलिए जो सिल्वर कार्बोनेट के टूटने के बाद, Ag2CO3 के टूटने के बाद Ag2O मिला होगा, वो आगे फर्दर क्या कर जाएगा बेटा? फिर से डिकम्पोज होएगा और क्या बन जाएगा? Ag प्लस O2। तो जो आपका अब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे क्या? Ag2CO3 आपने इसे हीट करना है, Ag प्लस सॉलिड रेसिड्यू, O2 क्या है? गैस, और CO2 क्या है? गैस, और आपको Ag2CO3 भी सॉलिड है और ये 55.2 ग्राम है। इतने ग्राम का मतलब है 0.2 मोल्स है आपका, है बेटा? अब ये हमारा वापस 0.2 मोल्स आएगा, तो 0.2 मोल्स इस बार वेट में जब मल्टीप्लाई होगा तो 0.2 इंटू 108 ग्राम होएगा, इक्वल्स टू आधा, मतलब 54, 0.54 ना, हाँ, तो 0.54 ग्राम। ये आपका पहले पार्ट का आंसर हुआ। आपने क्या लाया था? 4.64 ग्राम, और आया कितना रेसिड्यू? 0.54। और इसके कितने मोल्स, इसके कितने मोल्स? एक एक मोल, तो क्या बेटा? अच्छा डबल है ना, सॉरी, कितना आ गया? अच्छा मैंने आधा कर दिया था, डबल करना। आ, 216, 21.6 ग्राम ना, ठीक है। अब आ जाओ, ये दोनों का गैसियस वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पर अगर इसको कैलकुलेट किया जाए? दोनों का, तो बेटा ये भी 0.2 हो गया और ये भी 0.2 हो गया। तो गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, आइडियल कंडीशन में सिर्फ उसके मोल्स पर डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम बनेगा, है ना, पढ़ा हम लोगों ने। तो गैसियस वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा? 0.4 मोल्स इंटू 22.4 ना, इक्वल्स टू कितना हो गया? 8.96 लीटर। तो क्वेश्चन का दो पार्ट था, अगर आपने गलत बनाया होता तो ये पार्ट तब भी आपका सही आंसर आता ना, क्योंकि वहां भी आप Ag2O प्लस, अच्छा नहीं, तब भी गलत आता, तब भी आप 0.2 लीटर लेते ना, 0.2 मोल्स लेते ना गैस, बट गैस का अमाउंट कितना हो गया? 0.4 मोल्स। तो अगर इनऑर्गेनिक इन्फ्यूज नहीं किया जाता तो ये बड़ा सिंपल रहता। तो अच्छे फिजिकल के क्वेश्चंस में हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा लगाया जाता है। चलो नेक्स्ट। तो इसीलिए अभी मैं कहीं पर अगर ऐसा कोई केमिकल इंफॉर्मेशन यूज होगा तो मैं थोड़ा मोड़ा दे दूंगा, क्योंकि धीरे धीरे इनऑर्गेनिक आप पढ़ते जाओगे तभी तो इन्फॉर्मेशन गैदर होगा, या नहीं तो अभी रिएक्शंस लिख दिया जाएगा, या नहीं तो सिंपल रिएक्शंस उठाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। एक इक्वेशन है 2a प्लस 2a गिविंग ऑन डिकम्पोजिशन 3b प्लस 5c, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कैलकुलेट मोल्स ऑफ A required to get 7 moles of C.
बताओ। आया बेटा, पेन नहीं लगाना है, पेन क्या लगाओगे उसमें, लगाने की कहीं 2.8 मोल्स। चलो आ जाओ देख लो। क्या याद आया बेटा, क्या हमने करवाया है, ध्यान से। हमने बोला कोई भी लंबा चौड़ा इक्वेशन हो या छोटा इक्वेशन, जिस किसी का भी मोल दिया हुआ, किसका मोल है, सी का, कितना, इसका 7 मोल्स दिया हुआ, और निकालना, तो हमने क्या बोला, जिस किसी का भी मोल्स निकालना हो इक्वल्स टू उसका कोफिशिएंट बाई जिसका दिया हुआ है उसका कोफिशिएंट इनटू उसका कितना मोल्स दिया हुआ है। कहां कुछ था क्या, ये बताया कि नहीं, और बार बार बोला है किसी तरीके से किया करो। ये मोल मोल एनालिसिस वाला ही वही चीज है, तीनों का रिलेशन लिखोगे तो ए और सी में वही आएगा। क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ ए बाय 2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सी बाय 5। तो इस तरह से मोल्स ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, बाय 2 था तो 2 ऊपर आ गया था ना, इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सी बाय 5 था। तो उसी चीज को इस तरीके से याद रखो, और छोटे मेथड में कि जिसका मोल निकालना हो इक्वल्स टू उसका कोफिशिएंट, बैलेंसिंग कोफिशिएंट बाई जिसका दिया हुआ है उसका, इनटू जिसका दिया हुआ है उसका कितना मोल दिया हुआ है वो मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या हो गया इस तरह से आंसर 0.2.8 ना, 7 दिया हुआ है ना, 2.8। क्या क्लियर हो गई चीजें, किसी को कोई डाउट। चलो नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट ऑफ कैल्शियम bicarbonate should be heated to get 2.4 into 10 to the power 23। देखो टाइप बदल दिया मैंने क्वेश्चन का, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। How much amount of calcium bicarbonate should be heated? कितना अमाउंट कैल्शियम बाइकार्बोनेट का हिट होना चाहिए कि 2.4 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ जाए आपके CO2 के। सबसे पहला पॉइंट है इसमें हीटिंग इफेक्ट। फिर आपको यहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जरूरत होगी। किसी भी मेटल कार्बोनेट हो
जैसे हीट किया तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 आया, मेटल बाइकार्बोनेट हीट करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? कोई भी मेटल का बाइकार्बोनेट ले लो, बाइकार्बोनेट HCO3-1, इसको अगर आप हीट करोगे तो यहां से आएगा मेटल का कार्बोनेट, डेफिनेटली ये क्या है? सॉलिड, प्लस H2O और प्लस CO2 इंक्लूडिंग एल्कली मेटल्स। अब हो सकता है कि जो कार्बोनेट आया वो फिर टूटे या कभी कभी नहीं भी टूटे, वो इनऑर्गेनिक का मामला, उस पर अपना अभी डिस्कशन नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भी मेटल कार्बोनेट, ऑल मेटल्स इंक्लूडिंग एल्कली मेटल्स भी, किसी भी मेटल के बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो मेटल का मतलब आप एक रिएक्शन लिख सकते हो बेटा यहां पे। मान लो कि अगर हमें लिखना सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने हीट किया तो क्या आएगा प्रोडक्ट बोलो? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। और अगर हमने मान लो कि कोई भी ले सकते हो, सिल्वर बाइकार्बोनेट को हिट किया, नहीं सिल्वर अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, सिल्वर अभी छोड़ दो, खतरनाक है, उतने खतरों से खेलना अभी हमने नहीं सीखा। कुछ और ले लो, कैल्शियम, अभी क्वेश्चन में क्या है? कैल्शियम ना, तो कैल्शियम, तो इसको नीचे करके ले लेता हूं, इसको मैं बंद कर दे रहा हूं, अब नीचे मैं ले लेता हूं कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, क्या आएगा बेटा? CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब क्या अपना रिएक्शन बैलेंस्ड है? हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन 6 है और मेटल कैल्शियम 1 है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। तो हमने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितना अमाउंट कैल्शियम बाइकार्बोनेट का गर्म किया जाना चाहिए कि कितने मोल्स आएंगे CO2 के? मोल्स निकालोगे पहले, तो बेटा मॉलिक्यूल कितना है? सोचो सोचो सोचो, मॉलिक्यूल्स है 2.4 इंटू 10 टू द पावर, मोल्स कितना हो गया? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर लोगे तो 0.4 एग्जैक्टली ना, क्योंकि 23 है तो 0.4 मोल्स आ गया। तो बेटा इसका 1 मोल आएगा, इसके कितने मोल को हीट करके? 1 मोल को हीट करके, क्योंकि बैलेंस्ड है तो इसीलिए इसका कितना, देयरफॉर कितने मोल्स चाहिए? 0.4 मोल्स चाहिए हम। तो अब 0.4 मोल्स को बेटा किस में कन्वर्ट कर लोगे? वेट में। वेट कितना हो गया? 0.4 इंटू कैल्शियम 40, पहले उसको कैलकुलेट कर लो, तो CO3 होता है 60 ना, तो 60 प्लस 1 61 इंटू 2 122, 122 प्लस 40 162, इतना ग्राम में ना कन्वर्ट हो गया, तो कितना हो गया बेटा? 64.8 ग्राम। यही आंसर हो गया कि इतने ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हिट किया जाए तो इस तरह से हमारा उतना मॉलिक्यूल्स। तो क्या है ऐसे रिएक्शन में कि हमारा रिएक्टेंट, पहली बात तो प्योर लिया जाएगा और दूसरी बात रिएक्टेंट का डिकम्पोजिशन 100% उसकी एफिशिएंसी होगी, मतलब बीच में कहीं भी कोई स्टॉपेज नहीं है, ठीक है ना? कोई भी इसमें ना मशीनरी सेटअप में ना कोई प्रॉब्लम है, फॉल्ट है, ना कोई इम्प्योरिटी की कोई कहीं कोई गुंजाइश है, और ना कोई ऐसा टेम्परेचर हमारा प्रॉब्लम है कि हमने सफिशिएंट हीट नहीं मिला तो मैं पूरा नहीं टूटूंगा, कुछ बच जाएगा मेरा अमाउंट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये वाला। और कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट आप ऐसा लोगे तो ऐसा हो सकता है, हमने बोला ये हो सकता है कि फिर डिकम्पोज करे, इट मे, बट मे डिकम्पोज फर्दर, लेकिन आपको अभी उसको डिकम्पोज करने पर नहीं जाना। उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो फिर देखा जाएगा। किसी को कोई डाउट, कुछ भी कंफ्यूजन है इसमें तो पूछ लो। क्या भाई साहब आप दोनों को अच्छी नींद ले रहे हैं?
बता बेटा, सुबह सुबह आ रहे हो, इतना अर्ली टाइम है, और क्लास में आके इतने कम लोगों के बीच में बड़ा आराम से कंफर्टेबली सो भी रहे हो, और एक नहीं दोनों सो रहे हो, तो फिर आते क्यों हो यार? घर पे बैठ के तो ज्यादा अच्छी नींद ली जा सकती है। या तो आपके माथे पे सी लिखा हुआ है या हमारे माथे पे सी लिखा हुआ है। बेटा हमारे तो लिखा नहीं है, क्योंकि हमारे सामने में तो लाइट जल रही है। एजुकेशन, पढ़ाई जो बेटा लोग करते हैं ना एजुकेशन, इसमें दो मुद्दा होता है। एक वैसा जिनके लिए ये पढ़ाई या ये एजुकेशन बोझ होता, बोझ उनके लिए होता है जिनका कोई पर्पस नहीं होता, जो बाय चॉइस एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, बाय फोर्स एजुकेशन ले रहे हैं। क्योंकि हमारे सोसाइटी में बाय फोर्स भी तो खूब एजुकेशन दिया जाता है। नहीं पढ़ना तब भी बाबूजी को लगी हुई कि पढ़वाएंगे ही पढ़वाएंगे, बेटा कोई सरकारी नौकरी कर जाए अपना, अच्छा दहेज मिलेगा। बाय चॉइस वाले लोग भी दो तरह के होते हैं। बाय चॉइस एजुकेशन जो बाय चॉइस लेते हैं उनमें भी दो तरीके का, एक मकसद लेके चलते हैं, और उनका मकसद मोस्टली लोग जो इंडिया में होते हैं वो एजुकेशन क्यों ले रहे होते हैं, उनका मकसद क्या होता है? क्या होता है? पैसा, डेफिनेटली जॉब, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये उनका एक मकसद होता है। बट बेटा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका एजुकेशन का ये मकसद नहीं है, उनके लिए एजुकेशन एक जर्नी है। और यकीन मानो जिनके लिए एजुकेशन जर्नी है ना, उनके लिए एजुकेशन पैशन है। और जो काम पैशन के लिए करता है, पैसा उसके पीछे झक मार के आता है। और जो पैशन से काम करता है, सबसे पहले उसके काम में क्रिएटिविटी आती है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं पैशन से, तो मेरे टीचिंग में क्रिएटिविटी होगी। मैं एक रटा रटाया पैटर्न, एक कॉमन पैटर्न फॉलो नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ नई चीजें हमेशा उसमें इन्फ्यूज करता रहूंगा। इसको अलग तरीके से सोचो। और जो कहते हैं बेटा करोड़ रुपए की बात है, कई बार आप लोगों से बोला, फिर से रिपीट करता हूं, एक क्रिएटिव इंसान ना कभी थकता है और ना कभी बूढ़ा होता। क्रिएटिविटी चीज ही ऐसी है, क्रिएटिविटी नशा है। अगर आपके अंदर एक बार क्रिएटिविटी आई तो आप कभी नहीं थकेंगे। आपकी कोई भी उम्र हो, आप बैठना नहीं चाहेंगे, आप रुकना नहीं चाहेंगे। आपके फिर सक्सेस का मायना बदल जाएगा, आपके लिए सक्सेस एक जर्नी हो जाएगा। तो एजुकेशन को एक जर्नी बनाओ। कोई भी काम आप करते हो ना, उसको एक जर्नी बनाओ। उसका एक मकसद मत हमेशा ढूंढा करो। जिस दिन आपने मकसद ढूंढ लिया तो आपका रेंज छोटा हो जाएगा। बट अगर आपने उसको एंजॉय किया, जैसे एक्टिंग होती है, बहुत सारे लोग एक्टर्स, बहुत सारे, अमिताभ बच्चन साहब को देखो, आपको क्या लगता है वहां पे आपको पैसा दिखता है क्या? उनके अलग अलग मूवीज को देखो, उनका अलग अलग रूप, अलग अलग फॉर्म, एक्टिंग की पराकाष्ठा है। तो जब आप एक बार किसी चीज को एंजॉय करते हो, उसकी जर्नी को, तो उस जर्नी में ढेर सारे छोटे छोटे डेस्टिनेशंस आते हैं। कोई एक यात्रा करते हो तो क्या होता है बेटा? ढेर सारे स्टेशंस आते हैं, डेस्टिनेशंस आते हैं, और आपको याद रहता है लकीली, ये वाले स्टेशन का ये अच्छा है, यहाँ की पूरी सब्जी अच्छी है, यहाँ की जलेबी अच्छी है, यहाँ पे केला अच्छा मिलता, क्या याद होता है ना बेटा? वो एंजॉय करते हो आप। लेकिन अगर भारी मन से कहीं पर आप जाओ एक मकसद लेके कि नहीं मुझे बस वहां पहुंचना है, तो बेटा ये सारी चीजें याद नहीं रहेंगी। और शायद अगर आपने एंजॉय किया जर्नी को, तो आपकी आइडियोलॉजी डेवलप होती है कि नहीं होती है? हमने कहीं पर अचानक ट्रेन से देखा और कुछ देख लिया, यूनिक देखा, लगा कि इसको मैं डेवलप कर सकता हूं अलग तरीके से। तो जब भी आप जर्नी को एंजॉय करते हैं, तो इससे क्या होता है ना, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी डेवलप होती है, और बहुत सारे छोटे छोटे डेस्टिनेशंस, और ये सक्सेस है। जब आप एजुकेशन को एंजॉय करेंगे, एजुकेशन मन से करेंगे, उसको नायाब नए तरीके से कुछ नया चीज इन्फ्यूज करते रहेंगे, तो पैसा, शोहरत, फेम जिसको बोलते हो, सक्सेस, रिजल्ट, नौकरी, समझ रहे हो ना, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये सब कुछ क्या है उस जर्नी का एक पार्ट है बेटा, उसका डेस्टिनेशन है। सब कुछ खुद ब खुद मिलेगा।
कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, बट एक चीज ढूंढने जाओगे ना अगर, तो जो ढूंढने जा रहे हो वो कभी नहीं मिलेगा, उसके अलावा बहुत कुछ मिल जाएंगे। इसीलिए एंजॉय करो, इस जर्नी को एंजॉय करो। कभी भी प्रेशर नहीं लो, पढ़ाई को बोझ नहीं बनाओ। बोझ बना के पढ़ना पड़े यार, नहीं पढ़ेंगे, बोल दे पिताजी से नहीं पढ़ना है। एजुकेट तो हो ही चुके हो, साक्षर तो हो ही चुके हो, बाबूजी क्या करेंगे अधिक से अधिक? 4 दिन खाना नहीं देंगे, 2 दिन रूम में बंद कर देंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? घर बिठा देंगे, डांट लगेगी, पिटाई लगेगी, लेकिन बेटा तेरा जिंदगी तो झंड होने से बच जाएगा। जबरन जो पढ़ाई कर रहे हो, बोल देना नहीं पढ़ना है। क्योंकि जबरन करने से क्या होगा ना, आपको कभी भी वो स्ट्रेंथ आएगा ही नहीं, वो मजा ही नहीं आएगा। तो बेटा काम ऐसा करना है ना जिसमें रोम रोम हमारा क्या हो, मुस्कुराए, उसे खुशी मिले। एक एक सेल सेल समझ रहे हो ना, एक एक कोशिकाओं को लगे मैं कुछ कर रहा हूं। काम ऐसा करना चाहिए। क्या भाई साहब, नींद टूटी? क्या सर, चैन से सर सोने भी नहीं देते हो यार, ये गलत बात है। यही तो समझा रहे हो बेटा, सोने में अगर पैशन है तो सोना है मजा लेके। क्या बेटा? हाँ, सोना किसको अच्छा नहीं लगता है बेटा? हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन बात वही है ना कि प्रायोरिटाइज भी तो करना है आपको काम को। हमारे कंधों पर हजारों लोगों की जिंदगियां और करियर है। तो अब जरा मेरे नजरिए से जरा देखो, हजारों लोगों की जिंदगियां या करियर मेरे कंधे पर है। अगर मैं अपने काम को, फिर से सोचो, एक क्रिएटिव तरीके से करूं और मैं अपने काम को सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सोच के करूं, तो क्या नहीं लगता है कि मेरे काम करने के तरीके से आपकी जिंदगी, आपका करियर, सब कुछ बदल सकता है? बेटा करियर जिंदगी आपकी तो छोड़िए, आपके 5 जनरेशन आगे तक की जिंदगी झंड हो सकती है एक टीचर की वजह से। समझो। और अगर वो एक व्यक्ति आपको क्रिएटिव मिल गया, सही मिल गया, एक टीचर आपके करियर में सही मिल गया ना बेटा, आपका 5 नहीं 10 जनरेशन उसके वजह से चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं कि वह मैं हूं, वो जरूरी नहीं है बेटा, लेकिन कोई ऐसा जरूर होगा। तो जैसे सोच, तू किसी पर डिपेंड कर रहा है कि तेरी लाइफ, तेरा करियर, तेरे अगले जनरेशन की कामयाबी या उनका स्टेप बेहतर हो, या उनका एजुकेशन बेहतर हो, या उनके लिए एक नींव रखी जाए। वैसे ही तुम्हें भी यह सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे ऊपर भी बहुत लोगों की नींव होगी, बस तुम फील नहीं कर पा रहे हो बेटा। हमने फील कर लिया, तुम फील नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है, मैं क्या अकेले उखाड़ सकता हूं, मेरे से क्या होएगा इस दुनिया में? समझ रहे हो चीजों को मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन बेटा ये गलत है। मैंने अभी बताया, आपने एडमिशन लिया, आपने पैसे दिए, तो किस लिए दिए थे ये बताओ? कि मेरा 5 जनरेशन बेटर हो जाए, मेरा अगले जनरेशन उसकी नींव अच्छी हो जाए, वो भी स्टेबल हो जाए? नहीं ना, आपने सिंपली पैसे दिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। बट इस सिलेबस कंप्लीट करने के दौरान अगर हमने सब्जेक्ट को इस तरह से प्रेजेंट कर दिया कि आपके सब्जेक्ट में आपको मजा आ गया, आपको सब्जेक्ट को देखने का नजरिया आपका बदल गया, तो आपको इंटरेस्ट जब आएगा तो डेफिनेटली आपका डेप्थ बढ़ेगा, आप नई नई चीजें उसमें ढूंढोगे, अच्छे क्वेश्चंस लगाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मार्क्स ज्यादा आएंगे, अच्छे आईआईटी जा सकते हो, समझ रहे हो, अच्छे मेडिकल कॉलेज जा सकते हो, तुम्हारा अच्छा इंप्लॉयमेंट हो सकता है, अच्छे माहौल में एक बार अगर तुम पहुंच गए। इंपॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट कि अच्छा नंबर आया तो कहां पहुंचे, अच्छे माहौल में। और अगर अच्छे एनवायरमेंट में अगर आप एक बार पहुंच गए तो आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा ना बेटा, यू नेवर नो। अच्छे माहौल की खासियत क्या होती है, तुम कुछ नहीं समझ पा रहे हो इस चीज को। अगर आप एक बार उस माहौल में एंटर कर गए जहां पर अच्छे बच्चों का, क्रिएटिव बच्चों का माहौल है, हो सकता है कि तुम्हारी दिशा, जिंदगी की, सोच की, सब कुछ बदल जाए। तो तुम्हारा जनरेशन अफेक्ट हो जाएगा ना बेटा, जनरेशन अफेक्ट हो जाएगा और उनका एजुकेशन अलग हो जाएगा। तुम जबरदस्ती पढ़ाई कर रहे हो, वो जबरदस्ती पढ़ाई नहीं करेंगे, तुम्हारे सोचने का थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, सोसाइटी को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। तो ये सारी चीजों की शुरुआत एक इंसान से हुई कि नहीं हुई?
चाहे मैं हूं या मेरी जगह कोई और हो। तो जिस तरीके से मैंने रियलाइज कर लिया कि मेरे वजह से आपका बहुत कुछ क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, उसी तरीके से आप भी रियलाइज करो बेटा आपके वजह से बहुत सारी चीजें प्रभावित हो सकती है। अभी कल मेरी बात हो रही थी, मेरा एक बच्चा था 2-3 साल पहले, आप ही लोगों की तरह यही पढ़ के गया है, 2019 में पढ़ा है और 23 में पास आउट हुआ, 99.67 परसेंटाइल से पास आउट हुआ है, ठीक है, जेई मेंस में, और 2100 शायद 2100 के आसपास उसका आईआईटी में रैंक है। तो ढेर सारे आईआईटी था के ऑप्शंस थे उसके पास, तो उसने चूज किया आईआईटी पटना का कंप्यूटर साइंस। तो बहुत शानदार, करोड़ में उसका जा रहा है हर साल लगभग पैकेज, आराम से पहुंच पा रहा वहां तक। अभी उस जस्ट उसका प्लेसमेंट समाप्त हुआ, प्लेसमेंट उसने ले करके छोड़ दिया, मतलब ज्वाइनिंग नहीं ली। क्या उसके अंदर बहुत आम बच्चा है, कभी आएगा तो मैं मिलवाऊंगा, बहुत आम बच्चा है, मतलब बहुत मुश्किलों में खड़ा हुआ, इतनी कमियों के बीच और अभावों के बीच उसने अपने आप को खड़ा किया और बनाया कि वो इट्स कमेंडेबल, वो सोच समझ से पढ़े। कभी कहानी मैं उसकी बताऊंगा। तो अभी मेरी कल उससे बात हो रही थी, ऐसे ही रैंडमली कभी कभी मैं ये कर लेता हूँ, पिंग आउट कर लेता हूँ, तो उससे पिंग किया कि क्या कैसे हो बेटा, तो बोला सर सिंगापुर में। मैंने बोला कि क्या मतलब जॉब वॉब तो नहीं सर, फिर फोन पर बातचीत, मैंने बोला फोन करो, फोन पर बातचीत हुई, तो सर प्लेसमेंट हुआ, मैंने प्लेसमेंट नहीं लिया। क्यों भाई, क्यों नहीं प्लेसमेंट लिया? तो सर मुझे को कुछ रिसर्च करना। तो रिसर्च कैसे कर, मतलब किस चीज पे करना है? देखो थॉट प्रोसेस को समझो बेटा, एक इंसान को गाइड करने वाला सोसाइटी, गाइड करने वाले पेरेंट्स और गाइड करने वाले टीचर कैसे उसकी चीजों को बदल सकता है। तो वो कहां पे अपना प्लेसमेंट, मतलब समझ रहे हो, बड़ा अमाउंट पैकेज, आईआईटी पटना का सीएस बहुत बड़ा अमाउंट, वो छोड़ के वो रिसर्च करना, और दैट टू सिंगापुर से रिसर्च नहीं करना, सिंगापुर वो गया है एक एनवायरमेंट फील करने इन चीजों का, अच्छे यूनिवर्सिटीज में, अच्छे लेक्चरर्स के बीच, अच्छे लोगों के बीच, वैसे लोगों के बीच जो इस पर काम कर रहे हैं, उनसे गया है समझने के लिए क्या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरीके से मोरल को इनपुट किया जाए, सेंसिटिविटी को इनपुट किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ रहे हो ना, जैसे चैट जीपीटी होती है, तो चैट जीपीटी से अभी तो अब उसने भी अपने आप को बहुत चेंज कर लिया, बट पहले चैट जीपीटी से आप कोई भी क्वेश्चन पूछते कि सुसाइड कैसे किया जाए, तो वो 4-5 रास्ते गिना देता, रस्सी लो, पंखे में टांगो, लटक जाओ, साइनाइड लो, खा लो, वो कुछ 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 गिना देता। बट ये ग्राउंड लेवल पर क्या ये सही चीज है? नहीं, प्रैक्टिकली अच्छी चीज नहीं है। तो उसमें वो सेंस इन्फ्यूज कर रहा है, मोरल इन्फ्यूज कर रहा है, ह्यूमैनिटी इन्फ्यूज कर रहा है, समझ रहे हो ना, सेंसिटिविटी इन्फ्यूज कर रहा है कि अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर सुसाइड कैसे किया जाए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? पहले मैं आपसे प्यार से पूछूंगा दिक्कत क्या है बेटा, प्रॉब्लम क्या है, फिर मैं आपको सोसाइटी के 4 एग्जांपल्स दूंगा, देखो ये भी इस जगह पे इस स्टेट पर पहुंच गया, उसका भी स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो गया, बट उसने अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज किया, समझ रहे हो बातों को? तो इससे क्या होगा, फिर आपका मूड चेंज करेगा, डिसीजंस आपके हो सकते हैं बदल जाए। तो वो इस पर काम कर रहा, इसके लिए वो करेगा यूएस से पीएचडी, डेफिनेटली यूएस से पीएचडी करने वाला, बट वो सिंगापुर गया है इस चीज को क्या करने के लिए? हाँ, फील करने के लिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर्स से, लोगों के बीच, कि कैसे मैं इसको कर पाऊंगा। एक क्रिएटिव इंसान, और अगर ये चीजें सक्सेसफुल हुई, जरूरी नहीं कि वो बच्चा करे या उसकी टीम करे, कोई भी टीम कर सकती है और बहुत लोग कर सकते हैं, और धीरे धीरे वो ग्रो करेगा। तो सोचो, क्या लगता नहीं है कि अगले 100 जनरेशन तक को उसका फायदा हो जाएगा? इसीलिए मैं बोलता हूं बेटा, आपको नहीं पता कि आप में कितना पावर है, कितनी ताकत है। तुम सबके सब शेर हो यार, शेर। बस तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि तुम कौन वाले शेर हो, जंगल वाले या पिंजरे वाले या सर्कस वाले, तुम यही नहीं समझ पा रहे हो। बेटा पिंजरे का शेर नहीं बनना है, सर्कस का शेर नहीं बनना है, जबकि उसके पास क्या है, सैकड़ों चैलेंजेस हैं, कोई चैलेंजेस नहीं है। और जंगल वाले शेर के पास सैकड़ों चैलेंजेस है कि नहीं है? उसे वेदर से लड़ना है, बारिश से लड़नी है, धूप से उसे लड़ना है, उसे इंसानों से भी लड़ना है, उसे दूसरे जानवरों के, एनिमल्स के अटैक से भी बचना है, उसके खाने के लिए सर्वाइवल का उसको प्रॉब्लम है, जिस दिन वो शिकार करेगा नहीं उस दिन वो भूखा मर जाएगा। और जरा आप सोचो, पिंजरे वाले और सर्कस वाले शेर को सोचो, क्या है, बना बनाया खाना मिल रहा है रोज, न धूप न बारिश न गंदगी, न इंसानों का डर, न अटैक का डर,
फिर भी साला ये कोई जिंदगी है बे? बच्चा भी मूंगफली खा करके फेंक दे तुम्हारे ऊपर। शेर बनना है तो जंगल वाला बनना है। तो आप सब में वो कैपेबिलिटी है, आप उसको पहचानते नहीं, आप उसको इसलिए एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप लापरवाह चल रहे हैं, आपकी एनर्जी डाउन है। इंटरेस्ट लाओ, मजा लाओ। एजुकेशन से ज्यादा पावरफुल दुनिया में कोई चीज नहीं है। सब तुम्हारा गल जाएगा, जल जाएगा, भूकंप आएगा, बड़ा सा अर्थक्वेक आएगा, पूरी की पूरी बिल्डिंग चली जाएगी, लेकिन तुम बच गए तो तुम्हारा दिमाग बच गया, और दिमाग बच गया मतलब एजुकेशन। तो तुम वापस सब चीजों को रिक्रिएट कर लोगे या उससे बड़ा क्रिएट कर लोगे। ये कभी नहीं जाता, ये तुम्हारे साथ रहेगा। ये तुमको स्टेबिलिटी देता, हर मायने में स्टेबिलिटी देता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी। समझ रहे हो ना? एक सोशल जेस्चर आप में क्रिएट करता है। एक पढ़ा लिखा इंसान का एटीट्यूड और जेस्चर क्या होता? अलग होता। बेटा समझो चीजों को, समझो चीजों को, मजा लेकर के पढ़ाई करो ना यार। हम लोग मजे लेके पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? कोई भी टॉपिक में क्या है, हो गया ना, हो गया, समाप्त। क्या है बोलो, 3 क्वेश्चन करवा दिया यार, बहुत हो गया। लेकिन अलग अलग तरीके की चीजें मैं चाहता हूं कि आप करें, आप क्रिएटिव हो, आपका इस पर फोकस बढ़े। क्लासेस कीजिए, रेगुलरली कीजिए। क्लास में आके सोना बेटा, क्लासरूम सोने की जगह नहीं है। हाउ मच अमाउंट ऑफ ammonia should be heated to obtain 85 gram एक काम किया जाए, हाइड्रोजन कर दो, obtained by heating of 85 gram of ammonia। बनाओ तो क्वेश्चन पेपर। How much amount of hydrogen is obtained by heating of 85 gram of ammonia? क्या आया? 1 अमाउंट बोला है बेटा, अमाउंट मतलब मोल्स नहीं, वेट में कन्वर्ट करके बोले। फिफ्टीन ग्राम, 15। तो सबसे पहले NH3 को आपने हीट करके हाइड्रोजन बनाया, तो एक और प्रोडक्ट क्या लिया? N2 ना। अब बेटा बैलेंस करना है आपने, यहां 2 लगाओगे तो हाइड्रोजन के पीछे 3 लगाओगे, और नाइट्रोजन ऑलरेडी 2 बैलेंस है। अब हमने क्या पूछा है कि अमोनिया कितना ग्राम है आपका? 85 ग्राम, तो मोलर मास 17, तो इसके मोल्स कितने आ गए? 5। अब हमें हाइड्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हाइड्रोजन जो है हमारा, इसके 2 मोल से इसका 3 मोल, तो इसका पहले मोल्स निकालोगे,
तो कैसे करते हो, इसका बैलेंसिंग फैक्टर बाय जिसका है उसका इनटू उसका मोल, 7.5 मोल्स आ गया। अब इसको वेट में कन्वर्ट कर लोगे तो 7.5 इंटू 2 ग्राम ना इक्वल्स टू 15 ग्राम। तो मोल मोल एनालिसिस सिंगल वाला समझ में आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन? एक और लिख लो फिर अगले पर मैं चला जाऊं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट which is which produces 3.04 gram of green residue on heating strongly. Calculate amount of ammonium dichromate which produces, जो कि दे रहा आपका 3.04 ग्राम, किस चीज का बेटा? ग्रीन रेसिड्यू का, ऑन हीटिंग स्ट्रांगली। आप अमोनियम डाइक्रोमेट को स्ट्रांगली हीट कर रहे हो तो ग्रीन रेसिड्यू का 3.04 ग्राम आ रहा है। अमोनियम डाइक्रोमेट ये एक ऑरेंज कलर का सॉलिड है, कलर जो लिख दिया बेटा वो सब याद रखना होता। हीट करने पर Cr2O3 आता है ग्रीन कलर का, प्लस H2O और प्लस N2। नहीं, आया? हंड्रेड ग्राम। और कोई?
क्या क्रोमियम का क्या ले रहे हो मोलर मास? फिफ्टी टू। नहीं है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? बैलेंस कर लिया। क्या किया जाए? हाइड्रोजन 8 है तो ऑक्सीजन 7, 7 बैलेंस्ड, नाइट्रोजन 2, 2 सब बैलेंस है। तो बेटा 3.04 ग्राम क्या है? ये है। तो इसका कितना मोल्स हो गया? 3.04 डिवाइडेड बाय 104 और प्लस 48 ना, तो क्या आ गया? 152। आप देख रहे हो सीधे डबल है, 0.02 ना, डबल है ना ऊपर, तो 0.02 मोल्स आ गया किसका? Cr2O3 का। 0.2 नहीं ना, 0.02। तो इसका मतलब इसका भी कितना मोल्स होगा? तो इतना सिंपल क्वेश्चन तो है, क्यों नहीं लगा पाए? बन गया था। वेट क्या आ गया? 0.02 इंटू, अब मोलर मास पे चलो। बोला था हमने, बार बार बोलता हूं कि याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड, फिर भी क्या आया? 14 प्लस 4, 18 इंटू 2 36, प्लस 104 और प्लस 112 ना, इक्वल्स टू 0.02 इंटू 116, 252 ना, ये याद रखा करो। अमोनियम बाइक कितना? 5.04 ग्राम, यही आंसर हो गया हमारा। आया था? तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये हमारा कौन सा केस था बेटा? सिंगल रिएक्टेंट का। अब हम लोग मूव करें किस पर? मोर देन वन रिएक्टेंट। यहां इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, सिंगल कंपोनेंट गिवन, हाँ, इधर ऑफ रिएक्टेंट और ऑफ प्रोडक्ट। वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ऐसे रिएक्शन को क्या माना जाएगा? कंप्लीट या इनकम्प्लीट? कंप्लीट ना, ये कंप्लीट रिएक्शन। एक से ज्यादा रिएक्टेंट बहुत तरह के रिएक्शंस में हो सकते हैं। एक से ज्यादा रिएक्टेंट बहुत तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे एसिड बेस रिएक्शन भी हो सकता है। ये एसिड और बेस, ये रेडॉक्स रिएक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का, ऐसे भी हो सकते हैं। कौन सा एम्फोटेरिक होगा मतलब? हाँ, एम्फोटेरिक सब्सटेंस को एसिड से करा लो, बेस से करा लो। रेडॉक्स हो सकता है, एसिड बेस हो सकता है, हाँ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, चलो एनीवे क्वेश्चन लगाया जाए, उसी में आत्मा की शांति और शुद्धिकरण भी, अदरवाइज पढ़ के कोई है नहीं फायदा। चलो क्वेश्चन लगा। हाउ मच मास ऑफ HCl is required to neutralize completely 80 ग्राम ऑफ NaOH? बता, कितना HCl का मास चाहिए हमें
80 ग्राम NaOH को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए। न्यूट्रलाइज करना समझते हो? HCl क्या है, एसिड या बेस? एसिड। और NaOH क्या, बेस। तो बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हो हिंदी में, अम्ल क्षार उदासीकरण अभिक्रिया ना। सेवेंटी 3 ग्राम। सेवेंटी 3। रिएक्शन पहले आपने लिखा, मोल मोल एनालिसिस में हमें बैलेंस करने की जरूरत है या नहीं है? ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब NaOH का 80 ग्राम है हमारे पास, 80 ग्राम है, तो इसका पहले मोल्स निकाल लिया जाए। 40 तो बाई 2, 2 मोल्स ना। तो बेटा इसके 2 मोल्स के लिए इसका जो मोल्स रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा? 2 ही होगा। मोल्स रिक्वायर्ड बराबर 2 ही होगा। तो 2 मोल के लिए कितना ग्राम हो गया इसका? मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 और 1 36.5 इंटू 2 ना, कितना आ गया? 73। सिंपल है। धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एक और छोटा सा पहले कर लिया जाए। हाउ मच अमाउंट ऑफ H2SO4 is needed to neutralize completely 1.12 gram of 11.2 gram of caustic potash। कॉस्टिक पोटेश क्या होता है? KOH। क्या होता है? KOH। तो क्या निकला क्वेश्चन में? अब सिंपल हो गया, H2SO4 प्लस KOH ना बेटा। ज्ञान अथाह है, हा? नया सीखते जाओ, फिर नया आपके सामने है। तो क्या आ गया बेटा? ये K2SO4 प्लस वाटर ना, एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर। बैलेंस्ड है ऑलरेडी कि नहीं है? कहीं से नहीं है। 2 K लगाया आपने। अब देख लो, सल्फेट 1 है, पोटेशियम 2 है, और ऑक्सीजन कितना है? 4। तो 4 तो ऑलरेडी है, वहां पे 2 है, तो यहाँ 2 लगाओगे, हाइड्रोजन 2 और 2 4 आ गया, हाइड्रोजन 4 आ गया, बैलेंस हुआ। तो अब हमने क्या दिया है क्वेश्चन में बेटा? H2SO4 का अमाउंट पूछा जा रहा है ना, और इसका 11.2 ग्राम। तो इसका पहले मोल्स निकालो। तो 11.2 डिवाइडेड बाय पोटेशियम 39 प्लस 1 40 प्लस 16 56। वो देगा ही ऐसा कि कैंसल हो जाएगा। 0.2 मोल्स आया। तो इसके 2 के लिए इसके 1 की जरूरत है, आधे मोल्स की। तो इसका मोल्स कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितना चाहिए हमें? 0.1 मोल ना बेटा।
तो इसीलिए इसका वेट कितना चाहिए हमें, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 98 ना, इक्वल्स टू 9.8 ग्राम। आ गया आंसर। तो आज के क्लास में यहीं पे मैं छोड़ दे रहा हूं। अगले पार्ट में केस 2 के एक दो अच्छे एग्जांपल्स करने के बाद तगड़ा वाला पार्ट लिमिटिंग रिएजेंट। अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट मतलब समझो तो मोल कॉन्सेप्ट का एक दूसरा पड़ाव। पहला पड़ाव था सब्सटेंस को सीखना, एक सब्सटेंस के बारे में बात करना, और दूसरा पड़ाव इक्वेशन में रिएक्शन किसके हाथों में रिएक्शन की पूरी डोर है उसके बारे में। तो अगले क्लास में आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू छोटू, आप दोनों को गुड नाइट। श्योर।